1, 2, 3, 4. Doom tech, tech, doom tech, doom tech, tech, doom tech. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Booster with me. So here Ashika with a new video AIMS MSc Nursing Entrance Exam Previous Year Questions Part 2. सो इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. इन डेमोग्राफिक स्टेजेस व्हेन बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन एंड डेथ रेट फर्दर डिक्रीज इज सेड टू बी. तो राजकुमारी अमृत कौर एमएससी में क्वेश्चन पूछा गया था. सो यहाँ पर आपको बताना है जहाँ वो स्टेज डेमोग्राफिक की जहाँ पर बर्थ रेट डिक्लाइन होने वाला हो और डेथ रेट भी डिक्रीज हो रहा हो. सो वो स्टेज कौन सा है. जैसे कि हम देखें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन 5 स्टेजेस होती हैं डेमोग्राफिक साइकिल की. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. फर्स्ट स्टेज को हम हाई स्टेशनरी स्टेज बोलते हैं, सेकंड को अर्ली एक्सपेंशन, थर्ड को लेट एक्सपेंशन एंड फोर्थ को लो स्टेशनरी, और फिफ्थ स्टेज को हम डिक्लाइंग स्टेज भी बोलते हैं. सो अगर हम देखें, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो हमारी किस स्टेज से मैच करती है, तो वो हमारी थर्ड स्टेज से मैच करेगी और जिसका दूसरा नाम है लेट एक्सपेंशन स्टेज. सो सी आंसर इज द करेक्ट. ओके. सो इसके बारे में अगर नहीं पढ़ा है सो डेमोग्राफिक साइकिल निकाल कर आप पढ़ सकते हैं. सो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सो सेकंड क्वेश्चन इज हेड क्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड एट. तो जो WHO है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है. वेरी सिंपल क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है. सो द ऑप्शन ए इज न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी इज लंडन, सी जेनेवा एंड डी पेरिस. So the right answer is C, Geneva, Switzerland. Okay. So the right answer is C. So the third question is what is the theme for 2016 World Health Day? ये जो थीम्स हैं ये आपको बहुत इम्पोर्टेंटली याद रखनी है. सो यहाँ पर थीम पूछी गई है 2016 की वर्ल्ड हेल्थ डे की क्या थीम थी. सो ऑप्शन इज ए हेल्थ द राइज बी डायबिटीज, बी फूड सेफ्टी, सी वेक्टर बॉर्ड डिसीज स्मॉल बाइट एंड बिग थ्रेट एंड डी हेल्दी हार्ट बीट हेल्दी ब्लड प्रेशर. सो जो 2016 की हमारी थीम थी वो थी हमारी हेल्थ राइज बीट डायबिटीज़, मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. बट मैंने आगे यहाँ पर मेंशन किया है कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी थीम्स रही थी वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए. सो 2016 पे हेल्थ राइज बी डायबिटीज़ रही थी, 2015 पे फूड सेफ्टी थीम थी, 2014 पे वैक्टर बोर्ड डिसीज स्मॉल बाइट एंड बिग थ्रेट थी और 2013 पे हेल्दी हार्ट बीट हेल्दी ब्लड प्रेशर थीम रही थी वर्ल्ड हेल्थ डे की. तो ये आपको याद रखना है. सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएं. सो एट बर्थ हेड सर्कमफेरेंस इज अबाउट. बर्थ के टाइम पे बेबी का हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है. ए 32 सेंटीमीटर, बी 34 सेंटीमीटर, सी 36 सेंटीमीटर एंड डी 38 सेंटीमीटर. सो ये आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है. द आंसर इज बी 34 सेंटीमीटर. ओके. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है. सो करेक्ट आंसर बी है 34 सेंटीमीटर. ये आपको याद रखना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलेशन कवर्ड बाय अ सब सेंटर इन हिल एरियाज. सो हिली एरियाज में सब सेंटर के द्वारा कितनी पॉपुलेशन कवर्ड की जाती है. द ऑप्शन ए इज 5,000, बी इज 3,000, सी इज 10,000 एंड डी इज 30,000. सो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने अपने बीएससी नर्सिंग में कम्युनिटी सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ होगा. सो द राइट आंसर इज बी 3,000 पॉपुलेशन. इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द सिक्स्थ क्वेश्चन. आउटब्रेक ऑफ डिसीज इन द कम्युनिटी इन एक्सेस द नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस इज. जो डिसीज़ का आउटब्रेक है कम्युनिटी में अगर वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे. ए एपिडेमिक, बी पैंडेमिक, सी स्पोरेडिक एंड डी एंडेमिक. सो अगर आपको इन टर्म्स के बारे में पता है तो वेरी सिंपल है आंसर आपके लिए फाइंड आउट करना. बट नहीं पता है तो फिर आप इसके बारे में जान लो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसका आंसर है ए एपिडेमिक. ओके. बाकी की जो 3 टर्म्स हैं पेंडेमिक, स्पोरेडिक एंड एंडेमिक उसको भी मैंने मेंशन किया है बिकॉज़ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं.
सो आप देख सकते हो स्पॉरेडिक ओकेजनल केसेस अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल, endemic continuous occurrence at the expected frequency over a certain period of time and in a certain geographical location. epidemic जिसका दूसरा नाम इन्होंने outbreak रखा हुआ है, and pandemic epidemic involves several countries or constraints affecting a large population. सो ये उन बाकी टर्म्स की डिफाइन है और अगर आपको और जानना है तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है और पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो 7th क्वेश्चन है आउटब्रेक ऑफ डिसीज इन बर्ड पॉपुलेशन। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला है क्योंकि वो ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा मैच होता है। यहाँ पर डिसीज का आउटब्रेक है बट नॉट इन कम्युनिटी, इन बर्ड पॉपुलेशन। ओके, सो ऑप्शन में एपिडेमिक भी ऑप्शन है, एंडेमिक है, जूनोसिस है एंड एपोर्निथिक है। ओके, सो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा वो सीधा एपिडेमिक पर करेक्ट कर आते हैं और वो आंसर आपका गलत होता है, क्योंकि जो अगर क्वेश्चन में एक वर्ड भी बदलेगा सो आंसर बदलेगा ही बदलेगा। सो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। सो ये क्वेश्चन जो है हमारा आउटब्रेक ऑफ डिसीज इन बर्ड पॉपुलेशन, इसका राइट आंसर है आपका एपोर्निथिक। ओके, द डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब डिसीज का आउटब्रेक इन कम्युनिटी होगा नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, सो उसको हम एपिडेमिक बोलेंगे, और अगर डिसीज का आउटब्रेक होगा इन बर्ड पॉपुलेशन सो उसको हम एपोर्निथिक बोलेंगे। तो ये जो टर्म्स हैं वो आपको याद रखनी है। ऊपर की जो दो टर्म्स हैं एपिडेमिक एंड एंडेमिक, उनकी मैं पहले ही डिफाइन बता चुकी हूँ। जो सी टर्म है जूनोसिस, वो एक नया टर्म है, तो उसका डिफाइन भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जिसे आप देख सकते हैं कि मीन्स अ डिसीज विच ट्रांसमिट्स फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग। वो डिसीज जो ट्रांसमिट होती है एनिमल से ह्यूमन बीइंग में, उसको जूनोसिस बोलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है द राइट आंसर इज जूनोसिस। ओके, तो ये टर्म्स जो हैं किसी भी एमसीक्यू को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसका करेक्ट आंसर ही नहीं, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। सो यही एक अच्छा तरीका है, एक अच्छी तरीके से एमसीक्यू को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, द क्यू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। क्यू फीवर जो है वो ट्रांसमिटेड होता है किससे? ए मॉस्किटो, बी माइट, सी टिक्स एंड डी फ्ले। तो अगर जिनको पता है राइट आंसर वो बता देंगे, बट जिसे नहीं पता है वो आप लिख लो। द सी आंसर इज करेक्ट, टिक्स। जो क्यू फीवर है वो ट्रांसमिटेड होता है बाय टिक्स। द सी आंसर इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग नहीं है? नॉट और एक्सेप्ट, इन सब वर्ड्स पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ये मैं बार बार बोलती हूँ बिकॉज ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाते हैं। सो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं ए हिस्टडीन, बी ल्यूसीन, सी लाइसिन एंड डी होमोसिस्टीन। सो ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो सल्फर कंटेनिंग नहीं है? सो द राइट आंसर इज ए हिस्टडीन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पर मेंशन आउट है, सो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पर नंबरिंग गलत है, 10th क्वेश्चन है, ये देख लेना थोड़ा। 7 वीक्स आफ्टर द कंसेप्शन द ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड ए यूट्रस इज नाउ कॉल्ड। सिंपल क्वेश्चन है। कंसेप्शन से लेकर जो 7 वीक्स हैं गेस्टेशन पीरियड का, सो उसमें आप जो ग्रोइंग स्ट्रक्चर है उसको आप क्या बोलोगे? सो वेरी डायरेक्टली मैं आंसर यहाँ पर बताऊँगी, बी एम्ब्रियो आप बोलोगे, क्योंकि वेरी सिंपल है और पता होना चाहिए, इट्स वेरी बेसिक। सो द बी आंसर इज करेक्ट, द एम्ब्रियो। जब कंसेप्शन से लेकर जो 7 वीक्स ऑफ गेस्टेशन होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। यहाँ पर मैंने बाकी टर्म्स भी मेंशन की हैं, देख सकते हैं। कंसेप्शन से 8th वीक ऑफ गेस्टेशन के पीरियड को हम एम्ब्रियो, 8th वीक टू डिलीवरी के स्ट्रक्चर को हम फीटस, बट टू 4th वीक 28 डेज को नियोनेट, एंड 4th वीक से लेकर 1 ईयर के स्ट्रक्चर को हम इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी टर्म पूछी जा सकती है और आपको चारों ही टर्म पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर मीजर्स अबाउट, ठीक है। तो आपको सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर बताना। ये जो डायमीटर के क्वेश्चन है ना, आ सकते हैं बिकॉज इम्पॉर्टेंट, तो डायमीटर्स तो आपको पता ही होने चाहिए। तो ये टेबल जो है डायमीटर की वो आप याद रखना। यहाँ पर आपको सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर पूछा गया है। ऑप्शन ए इज 9.5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 11.5 सेंटीमीटर एंड डी 14 सेंटीमीटर। जो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर होता है वो हमारा 10.5 होता है। यहाँ पर 10.5 का जो राउंड लग रहा है वो आपको बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर कोई उसके आसपास है तो आप 10 इज द राइट आंसर, ओके। आगे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आपके सारे डायमीटर्स, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक एंड सब मेंटो वर्टिकल। तो जो 6 डायमीटर्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। बाय द डायग्राम भी ऐसा होता है कि कभी कभार आपको डायग्राम दे दिया जाता है और जैसे यहाँ पर नंबर्स हैं 1 2 या कोई भी नंबर, तो वहाँ पर आपको ना बोलकर कि आप सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल बताइए या ये बताइए, सिर्फ आपको नंबर शो हो जाता है कि 1, जो जैसे आपको 1 दिख रहा है, सो सिर्फ आपको इमेज में ये शो करके पूछ लेंगे कि ये डायमीटर कितना होता है। तो यहाँ पर ना तो उन्होंने डायमीटर का नाम बताया है ना ही कुछ बताया, और उन्होंने सिर्फ आपको डायग्राम दिखाया। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डायमीटर्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने ही इमेज डाली है। इसके जो नेक्स्ट इमेज है ये, इसमें मैंने बहुत और ज़्यादा इलेबरेट करके दिखाया है। सो आई थिंक ये आपके ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाईपेराइटल, बाईटेम्पोरल, मेंटो वर्टिकल, ये सारे मतलब डायमीटर्स आपको दिखाए गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So a nurse is caring for a 16-year-old pregnant client. The client is taking an iron supplement. What should this client drink to increase the absorption of iron? यहाँ पर सिंपली आपको बताना है कि आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है उसको कौन सी ड्रिंक इनमें से इंक्रीज करेगी। A option, a cup of hot coffee, B, a glass of milk, C, a glass of orange juice and D, antacid solution. सो बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है, सोचो सोचो। सो द राइट आंसर इज सी, अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, ओके। क्योंकि जो ऑरेंज होता है वो हमारा गुड सोर्स है विटामिन सी का, और जो विटामिन सी है वो हमारा आयरन में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, मतलब उसको इंक्रीज करती है। यहाँ पर ऑरेंज जूस की जगह आपको लेमन भी दे सकते थे या कोई विटामिन सी का जो कोई भी सोर्स दे सकते थे। तो जो विटामिन सी का सोर्स होगा वही हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। एक वो परसेप्शन जो कि फीटल मूवमेंट की फेल्ट की जाती है, मतलब फीटल मूवमेंट को फेल्ट किया जाता है बाय द मदर प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं। सो ए ऑप्शन इज ब्लॉटमेंट, बी एंगेजमेंट, सी क्विकिंग एंड डी लाइटिंग। तो सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट है। सो द सी आंसर इज करेक्ट, क्विकिंग। क्विकिंग बोलते हैं उस मूवमेंट को जो कि मदर के द्वारा फेल्ट की जाती है। क्विकिंग इज द एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग pregnancy, okay. So next question, after determining that a pregnant client is Rh negative, gynecologist order indirect comb test. What is the purpose of performing this test in pregnant client? तो प्रेग्नेंट क्लाइंट को देखा, ठीक है। अब गायनोकोलॉजिस्ट ने उन्हें बोला कि आप इनडायरेक्ट कोम टेस्ट कराइए। तो क्या पर्पस है उस टेस्ट का उस प्रेग्नेंट लेडी में? तो ऑप्शन है ए, टू डिटरमाइन द फीटल ब्लड आरएच फैक्टर, टू डिटरमाइन द मैटरनल ब्लड आरएच फैक्टर, टू डिटेक्ट मैटरनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट फीटल आरएच नेगेटिव फैक्टर, या टू डिटेक्ट मैटरनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट फीटल आरएच पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएच से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सो आना चाहिए आपको। सो आंसर है आपका इस क्वेश्चन का डी,
टू डिटेक्ट मेटरनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट फीटल RH पॉजिटिव फैक्टर्स, कि जो मेटरनल की एंटीबॉडीज हैं उनका क्या RH पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ है उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में ही है कि RH नेगेटिव जब टेस्ट आया तो ये डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने कौन सा टेस्ट बोला, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, ओके। सो ये दो क्वेश्चंस हो गए हैं एक ही क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD, वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप EDD कैलकुलेट करते हो। ए ऑप्शन इज जॉनसन फॉर्मूला, सिपार्ट फॉर्मूला, हेडलॉक फॉर्मूला एंड नेजली फॉर्मूला। सो द राइट आंसर इज नेजला फॉर्मूला, डी इज द राइट आंसर जिससे हम EDD को कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ HELLP इज, ठीक है, फुल फॉर्म बतानी है। ए ऑप्शन इज hemolysis, elevated liver enzyme and low platelet level. B hematuria, elevated leukocytes and low prothrombin time. C hematuria, elevated leukocyte and low partial thromboplastin time. And D hematuria, elevated leukocytes and low platelet level. ठीक है, सो इसका फुल फॉर्म जो राइट है आंसर है वो आपका है ए, hemolysis, elevated liver enzyme and low platelet level is the correct answer of the full form of HELLP. Okay, so the next question है according to WHO when should the mother start breastfeeding to the infant. WHO के अकॉर्डिंग जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट कर सकती है। A option within 30 minutes after birth, within 18 hours after birth, after infant condition stabilize and within a day after birth. तो जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकती है 30 मिनट के अंदर अंदर बर्थ के बाद। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट, विद इन 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ अकॉर्डिंग टू WHO ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So, who stated education is not a preparation for life, education is life itself? ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला है। सो द ए ऑप्शन इज जीन पाइगेट, सॉक्रेट्स, जॉन डिवे एंड महात्मा गांधी। तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है वो है सी, जॉन डिवे ने। जॉन डिवे ने ये स्टेटमेंट बोला है कि एजुकेशन लाइफ के लिए प्रिपरेशन नहीं है, एजुकेशन खुद के लिए एक लाइफ है। ओके, सो जॉन डिवे इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि मेरे को इम्पॉर्टेंट लगते हैं और जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में इनको ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश की है। तो अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। और अगली वीडियो जल्दी ही आएगी, सो इसलिए स्टे ट्यून ऑल्सो। There's no going back.